हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बीमारियाँ, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज़्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज़्म, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज़्म और सिक यूरोथायरॉइड सिंड्रोम। हाइपोथायरॉयडिज़्म में क्या होगा? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज़म में T3 T4 कम होगा, TSH ज़्यादा होगा। हाइपर में क्या होगा? T3 T4 ज़्यादा, TSH कम। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज़म, अब सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि है बंदे को हाइपोथायरॉयडिज़म, है क्या बंदे को? हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन अभी वो सब क्लिनिकल है, अभी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। अभी यार इसको समझें। अब देखें, इस बंदे में हमने लैब्स कराई, एक बंदे में उसमें T3 T4 नॉर्मल आया। आपने कहा ये तो यूथायरॉइड है, लेकिन TSH ज़्यादा आया। यार TSH ज़्यादा क्यों आ रहा है? टी मतलब इसका मतलब ये है कि बंदे का ना T3 T4 कम बन रहा था, TSH ज़्यादा हुआ और उसने पुश करके T3 T4 को नॉर्मल पे लेके गया। आई समझ कि बंदा हाइपो की तरफ जा रहा था, TSH ने जोर लगा के उसको लेके आया और कुछ अरसे में TSH मतलब कुछ अरसे में ये बंदा हाइपो की तरफ चला जाएगा। इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है? और ये सिर्फ लैब्स में पता चल सकता है, आपको वैसे नहीं पता चल सकता देख के, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल है सब T3 T4। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जो अगर पास पेशेंट जो होते हैं ना, सिक होने की वजह से, मतलब ज़्यादा सिकनेस की वजह से, एक्यूट या क्रोनिक, जो आईसीयू का पेशेंट होता है, हमने देखा कि उनमें ना हमने लैब चेक की तो यार उसमें ना T3 T4 और ये TSH इनके मसले आ रहे थे। ठीक है? किसी में T3 कम था, किसी में सब कुछ कम था। तो वो फिर हमने जब देखा तो उसमें क्लिनिकली कोई मसला नहीं था कि ना उसको हाइपो का इशू है, ना उसको हाइपर के साइंस हैं। तो उसको हम लोगों ने एक सिंड्रोम का नाम दिया, सिक यूथायरॉइड सिंड्रोम। इसमें T3 T4 TSH की वैल्यूज कम हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ इसका कोई मतलब हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म वाला मसला नहीं होता। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपने थायरोक्सिन शुरू कराई किसी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को, तो मॉनिटरिंग TSH से करनी है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH ज़्यादा होगा, मॉनिटरिंग TSH से करनी है। T3 मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म T3 है, और सॉरी, फ्री फॉर्म जो होती है वो एक्टिव होती है। ऐसे में जो थायराइड हार्मोन है, आपको पता है लिपिड सोल्यूबल है ना, तो ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है जो कि लिवर प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ ये ना बाइंड करके रहते हैं, और जितनी जितनी जरूरत होती है उतना उतना T3 भी, तो T4 में जल्दी, T3 तो थोड़ा सा, ठीक है, T4 में जल्दी वो बाइंड करके रहते हैं, और जब जरूरत होती है तब रिलीज होते हैं। हार्मोन्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, सही हो गया। अच्छा, इस इसके हवाले से ना एक और बात याद रखें कि जो प्रेगनेंसी में ना, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, सही है। एज अ रिजल्ट ये ज़्यादा T4 T3 को बाइंड करेगी, और जो फ्री फॉर्म है वो कम रह जाएगी। उसको कंपेंसेट करने के लिए ना थायराइड हार्मोन ज़्यादा T3 T4 बनाता है, ताकि फ्री का लेवल नॉर्मल रहे, सही है, और इसके साथ बाइंड भी ज़्यादा हो सके। एज अ रिजल्ट ओवरऑल, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप फ्री फॉर्म देखोगे ना, तो वो नॉर्मल होगी। ठीक है? वो यूथायराइड ही होगा। इसी तरह जब लिवर डिजीज हो किसी बंदे में, सपोज लिवर सिरोसिस है, व्हाट्सएवर द केस, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही लिवर में, तो इनकी तादाद कम हो जाएगी और ये कम बनेंगी। एज ए रिजल्ट T3 T4 ज़्यादा फ्री फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इसको देख के ना थायराइड ग्लैंड कम प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा T3 T4 की, ताकि जो अपने पास फ्री है ना वो नॉर्मल रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन थायराइड हार्मोन्स की कम होगी। तो ये आगे आएंगे इसके हवाले से एमसीक्यूज। अच्छा, चलो ये देख ले, टी प्रेगनेंसी में T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये ओवरऑल की बात करें, एक्टिव इनएक्टिव मिला के, फ्री फॉर्म की बात नहीं कर रहा। T4 जो है ब्लड में मोस्टली वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है, और थायरोक्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म, अनबाउंड फॉर्म, मतलब फ्री फॉर्म जो होती है वो एक्टिव होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स T3 इज मोर देन T3। अच्छा, ये फीटस के अंदर मैंने देखा है कि फीटस के अंदर रिवर्स T3 जो है वो लाइक इम्पोर्टेंट है, समहाउ इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। एज अ रिजल्ट ना जो अपना प्लेसेंटा है वो इटसेल्फ खुद, ठीक है, जो प्लेसेंटा है ना वो खुद रिवर्स T3 बनाना शुरू कर देता है, ताकि फीटस को वो चीज़ मिले, और फीटस में इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, रिवर्स T3 फीटस के अंदर ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायराइड का पेशेंट है और मेडिसिन ले रहा है, तो मॉनिटरिंग कैसे करोगे? TSH के थ्रू। T3 T4 ज़्यादा, TSH कम, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्रोप्रानोलोल हम क्यों देते हैं? प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है ना, ये दो इसके एक्शंस हैं। आपको पता है ये जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स है ना, ये हमारे दिल के ऊपर
जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है? 1 मिनट। और बीटा 1 रिसेप्टर्स की तादाद ज़्यादा कर देते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास कैटेकोलामीन्स जो हैं, एपिनेफ्रिन जो है, नोरेपिनेफ्रिन जो है, वो हाइपरथायरॉइड के पेशेंट में ना होते नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उनके रिसेप्टर ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा होता है। तो इसलिए प्रोप्रानोलोल हम देते हैं। एक तो ये करता है, ये जाके ना ब्लॉक करता है इन रिसेप्टर्स को, एज़ अ रिज़ल्ट ये दिल वाला मसला ठीक हो जाता है ना। लेकिन जो एक और इसका एक्शन है, ये अपने पास हमारा जो 5 प्राइम डीआयोडीनेज़ एंजाइम है ना, इसको भी इनहिबिट करता है, ठीक है? और इसको इनहिबिट करेगा तो एज़ अ रिज़ल्ट जो T4 था, वो T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो दूसरा एंजाइम पड़ा होता है 5 डीआयोडीनेज़, फिर वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, फिर T4 जो है ना वो ज़्यादा टी रिवर्स T3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये फीचर इसलिए 2 फंक्शन है इसके। तो वो पूछता है कि प्रोप्रानोलोल रिवर्स T3 की तादाद को बढ़ाता है, ऐसा ही है। और ट्राई T3 जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, प्राइमरी थायरॉइड के फीचर्स ये होंगे। ये सारा हो गया। अब हमने पढ़नी है बीमारियाँ।